welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So, हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे क्लास 10th का रिविजन ऑफ चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस. ये हम कर रहे थे. पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है. ऑलराइट, मैंने आपको बताया था कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कैसे कैरी आउट होता है इन प्लांट्स. ऑलराइट, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. ऑटोट्रोफिक में हमने क्या देखा था कि इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके जो है प्लांट अपना फूड बनाता है. ऑलराइट, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ओके, तो मैं समराइज कर रही हूँ ये से. तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या होते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड को कंज्यूम करते हैं एंड देन उसे अपनी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं. These organisms are called heterotrophs and the mode of nutrition is called heterotrophic nutrition. Alright, अब ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये किस किस ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है? मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में देखने को मिलता है हमें, एंड ह्यूमन बींग्स में भी यही देखने को मिलता है. इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो ये जो हेटेरोट्रोफ्स होते हैं ये ऑटोट्रोफ्स को ही कंज्यूम करके, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को ही कंज्यूम करके फिर उन्हें ब्रेक डाउन करके एनर्जी अपने अंदर लेते हैं. ऑलराइट, सो इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो हेटेरोट्रोफिक्स का जो सर्वाइवल है वो ऑटोट्रोफिक पे डिपेंडेंट है. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग सब्जी भाजी ये सब खाते हैं. ऑलराइट, ये सब कहाँ से आता है? प्लांट प्रोडक्ट है, पेड़ से आता है ऑफ कोर्स. राइट, तो हम हेटेरोट्रोफ्स हैं. ऑलराइट, और वो जो प्लांट्स है वो ऑटोट्रोफ्स हैं. तो हेटेरोट्रोफ्स का जो सर्वाइवल है वो डिपेंडेंट है किस पे? ऑटोट्रोफ्स पे. राइट, आज हम देखने वाले हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर में क्या देखने वाले हैं? न्यूट्रिशन इन अमीबा देखने वाले हैं, पैरामीशियम, और एट लास्ट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स भी हम लोग देखेंगे आज की क्लास में. ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में. अब जो अमीबा है वो क्या है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है. ऑलराइट, तो ये अपना फूड कैसे अपने बॉडी के अंदर पाएगा? जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनका तो सारा बॉडी सरफेस जो है वो सराउंडिंग के कांटेक्ट में है. तो वो क्या करते हैं? वो इजीली डिफ्यूजन के प्रोसेस से अपना फूड ले सकते हैं. बट अमीबा में एक कौन सा प्रोसेस यूज होता है जिससे यूज करके वो अपना फूड लेते हैं? आइए देखते हैं. अब इस बात को आप पार्ट को समझिए ध्यान से. एक है अमीबा हमारे पास, एक है इरेगुलर शेप्ड होता है अमीबा. ऑलराइट, नाउ अब इसे खाना चाहिए. यहाँ इसका फूड है, मान लेते हैं कि ये इसका फूड है. तो ये क्या करेगा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है इससे क्या होंगे? निकलेंगे. राइट, इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाएंगे अमीबा में. ऑलराइट, अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये फूड के चारों तरफ सराउंड करके फ्यूज कर जाएंगे. किस तरह से? मैं डायग्राम के हेल्प से समझाती हूँ. ये जो है ये फ्यूज कर जाएंगे एक दूसरे पे. ऑलराइट, ये हमारा क्या था? फूड था. राइट, अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ये फ्यूज करके एक फूड वैक्यूल बनाएंगे. वैक्यूल मतलब कि एयर स्पेसेस हमने पढ़ा था द चैप्टर सेल में, इसके पहले क्लासेस में भी आपने पढ़ा है. तो फूड वैक्यूल मतलब कि फूड का जो स्पेस होगा वो यहाँ क्रिएट हो जाएगा. नाउ अब ये फूड जो है इस स्पेस के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा. कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपलर कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा और साइटोप्लाज्म में फ्यूज हो जाएगा. अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ है उसके पास, जो वेस्ट मटेरियल बचा हुआ है अमीबा के पास, वो क्या करेंगे? अब अमीबा क्या करेगा कि मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह पे. ऑलराइट, तो अपना वेस्ट मटेरियल को वो अपनी इनिशियल जगह पे
छोड़ देगा, अपने सेल सरफेस से बाहर निकाल देगा। यही है प्रोसेस अमीबा के न्यूट्रिशन का। तो ये तो हुआ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, मैंने क्या बताया था कि सरफेस से ही सारा काम हो जाता है। लेकिन जैसे ही ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है वैसे ही क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पॉट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हैं, वो स्पेशलाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स था एंड पैरामीशियम जो है वो भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ऑलराइट, पैरामीशियम भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। बट ये जो पैरामीशियम होता है इसमें क्या होता है कि एक परफेक्ट स्पॉट होता है, एक पर्टिकुलर स्पॉट बना होता है जहां से फूड की एंट्री होती है। यहाँ तो अमीबा क्या कर रहा था कि कहीं से भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है पोजेस कर दे रहा था, निकाल दे रहा था। ऑलराइट, लेकिन पैरामीशियम में ऐसा नहीं होता है क्योंकि पैरामीशियम इज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है अमीबा से। ऑलराइट, तो इसके लिए अलग अलग स्पॉट्स स्पेशलाइज्ड होते हैं। एक स्पॉट पे खाना आता है एंड दूसरे स्पॉट से वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी के बाहर जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे ही थोड़ी भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ऑर्गेनिज्म की, तो जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो अपने फंक्शन में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। सबका अलग अलग फंक्शन होता है। ऑलराइट, नाउ अब हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का क्योंकि इसमें हमें एक्सप्लेन किया गया है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हम लोग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन जो है वो हमें एनर्जी कब मिलेगी, जब फूड डाइजेस्ट होगा तभी एनर्जी मिलेगी। ऑलराइट, तो जब हम लोग खाना खाएंगे तो वो किस तरह से डाइजेस्ट होगा, अब्जॉर्प्शन उसका कैसे होगा, ये हम इस जो है टॉपिक के अंदर में देखने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है फूड कहाँ आता है, माउथ में आता है। अब माउथ में आने के बाद फूड के साथ क्या होता है, फूड जो है उसका नेचर कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। मैं समराइज करके बता रही हूँ क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं एग्जाम से पहले कि सारा चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूं, बट मैं इतना आपको बता देती हूँ कि वीडियो देखने के बाद जब आप पढ़ने बैठेंगे तब आपको क्लियरेंस आएगी, माइंड में समझ आएगा कि मैंने क्या देखा था और मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, जो भी। राइट, हम लोग बात कर रहे थे फूड के कॉम्प्लेक्स नेचर के बारे में। तो हमने फूड जब इंजेस्ट करा, फूड लिया अपने माउथ में, माउथ का क्या फंक्शन है डाइजेशन के प्रोसेस में। तो ये जो माउथ है इसमें क्या होता है, टीथ प्रेजेंट होते हैं, टंग प्रेजेंट होता है। टीथ क्या करता है, क्रशिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है। क्रश करना क्यों जरूरी है फूड को, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। राइट, मुझे उसे यूनिफॉर्म पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है। यूनिफॉर्म मतलब पार्टिकल्स ऑफ द सेम टेक्सचर में कन्वर्ट करना है ताकि हमारी बॉडी के लिए इजी हो उसे डाइजेस्ट करना। ऑलराइट, तो हमने पहले उसे क्रश कर दिया। नाउ ये जो माउथ होता है इसमें आपने देखा होगा एक वाटर जैसी चीज जो है वो सीक्रेट होती है। व्हाट इज दैट? दैट इज नॉट वाटर, दैट इज सलाइवा। ये जो सलाइवा जो फ्लूइड होता है ये बहुत जरूरी होता है डाइजेशन के लिए भी एंड फूड के मूवमेंट के लिए भी। क्यों? क्योंकि सलाइवा जो है वो फूड को वेट कर देता है, भिगा देता है। क्यों वेट करना जरूरी है? ताकि फूड का जो पैसेज है वो एलिमेंट्री कनाल में क्या हो, अच्छा से रहे, स्मूथ रहे उसका पैसेज। क्योंकि जो एलिमेंट्री कनाल के वॉल हैं वो क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं। ऑलराइट, तो फूड को वेट करना जरूरी है। एलिमेंट्री कनाल के जो है अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हम लोग देखते जाएंगे। उसके बाद पहला पार्ट है माउथ, हम लोग अभी देख रहे थे। तो ये जो सलाइवा होता है ये सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है एंड सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पहले क्लासेस में कि कैटलिस्ट क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। ऑलराइट, तो एंजाइम भी ऐसा ही एक बायो कैटलिस्ट है। तो एंजाइम्स को हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स बोल सकते हैं। तो एक सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज। इसका फंक्शन क्या है? जो स्टार्च होते हैं, स्टार्च एक
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, सबको पता है। तो ये स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ऑलराइट, तो यही फंक्शन है सलाइवा का। और क्या होता है, टंग का क्या फंक्शन है? टंग जो है फूड को थरली मिक्स कर देता है एक दूसरे के साथ एंड पूरे होल माउथ में फूड को मीन्स मिक्स करता है, राइट। फूड को घुमाता है। जब हम च्यू करते हैं फूड को तो फूड इस तरफ से उस तरफ जाता है ना, तो मिक्सिंग होती है फूड की। इससे क्या होता है, बहुत हेल्प होता है डाइजेशन प्रोसेस में। ऑलराइट, इसीलिए हमें बताया जाता है कि फूड को अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल का, देखते हैं ईसोफेगस। जब फूड ईसोफेगस में जाता है तो ईसोफेगस का काम कुछ नहीं है, बस फूड को वो स्टमक के रास्ते पे जो है पुश करता जाता है। नाउ अब ये पुश कैसे करेगा भाई? कोई चक्का वक्का तो है नहीं, कोई आदमी तो है नहीं जो पुश करेगा, राइट। तो ये जो मसल्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, मसल्स क्या होता है, मान लेते हैं कि ये मसल्स हैं। मसल्स का क्या होता है कि ऐसा ऐसा मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट्स को रिदमिक मूवमेंट होता है। रिदमिक मीन्स एक पेस पे होता है, एक सर्टेन पेस पे उसका मूवमेंट होता है। दिस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स या फिर पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस भी बोल सकते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स भी बोल सकते हैं, जो भी हमारा मन चाहे। तो ये मूवमेंट्स क्या करते हैं, फूड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं। ऑलराइट, अब फूड आ गया स्टमक में। अब स्टमक में जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो हम लोग देखते हैं कि स्टमक में क्या क्या एंजाइम्स और क्या क्या चीजें सिक्रीट होती हैं। स्टमक के जो वॉल्स हैं वो क्या कंटेन करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कंटेन करते हैं। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम क्या है, सिक्रीशन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ऑलराइट, और क्या सिक्रीट होता है, एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है जो कि होता है पेप्सिन। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम मीन्स ये सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज और क्या सिक्रीट होता है, देखते हैं। म्यूकस सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब इन तीनों का अलग अलग फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो HCl देखते हैं। एसिड की हमें क्या जरूरत है, ये जो एंजाइम है पेप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, इसका क्या मजबूरी है, इसका मजबूरी है तो हम तो एसिडिक मीडियम में ही काम करेंगे भाई, उससे नीचे तो हम काम कर ही नहीं सकते। तो ये एसिडिक मीडियम उसे कहाँ से मिलेगा, HCl से मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलेगा। तो इसीलिए HCl की सिक्रीशन जरूरी है। प्रोटीन एंजाइम का क्या काम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन यहाँ पे होती है, राइट। तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है एंजाइम पेप्सिन, और ये कब तभी काम करेगी जब HCl गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होगा, सिक्रेट होगा। म्यूकस का क्या काम है भाई, म्यूकस इसलिए होता है ताकि HCl जो है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में सिक्रीट होता है। ऑलराइट, तो HCl की जो एसिडिटी होगी या फिर जो उसका कोरोसिव नेचर होगा उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टमक के वॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस का यूज होता है। आपने बहुत जन को सुना होगा एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है पेट में, तो ये किस वजह से होती है, HCl की ओवर सिक्रीशन की वजह से होती है, या फिर म्यूकस आपकी बॉडी में कम बन रहा है, आप पानी कम पी रहे हो, उसकी वजह से एसिडिटी होती है। तो पानी ज्यादा पीजिए, अपना ध्यान रखिए, यही मैं बोलना चाहती थी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जब ये स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो एक स्पिंक्चर उसे थोड़े थोड़े मात्रा में जो है भेजता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है सारे की सारी डाइजेशन प्रोसेस खत्म हो जाती है। क्या क्या डाइजेशन प्रोसेस खत्म होती है, डाइजेशन ऑफ फैट्स होता है, यहाँ पे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स होता है जो कि पार्शियल हुआ था इसके पहले। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पे।
ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे हैं? कैसे पॉसिबल है कि ये पैनक्रिएटिक जो सिक्रीशंस होती है, पैनक्रिएस एक ऑर्गन होता है, आपने सुना है, पैनक्रिएस से जो सिक्रीशन निकलती है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, लिवर की सिक्रीशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, एंड जो इंटेस्टाइन की अपनी सिक्रीशंस है वो भी इसी में आती हैं। तो पैनक्रिएटिक जूस का काम क्या है? पैनक्रिएटिक जूस में जो है प्रेजेंट होते हैं ट्रिप्सिन, जो कि पार्शियल डाइजेशन करता है किसका? प्रोटीन्स का। बाइल जूस क्या करता है? अब ये जो बाइल जूस है, इंटेस्टिनल जूस का अब मजबूरी क्या है? हम तो बेसिक मीडियम में ही काम करेंगे, हम एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर सकते। तो जब स्टमक में जो फूड था वो एसिडिक मीडियम में था, उसे तो बेसिक में अल्कलाइन में कन्वर्ट करना होगा। ऑलराइट, तो ये काम किसका होता है? अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने का ये काम होता है बाइल जूस का। बाइल जूस जो है, जो कि लिवर से सिक्रीट होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, उसका काम यही है, फूड को अल्कलाइन इन्वायरमेंट में कन्वर्ट करना या फिर अल्कलाइन स्टेट में कन्वर्ट करना। और क्या काम है? ये जो बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, इनका काम है ये फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं। फैट्स को डाइजेस्ट करना इतना मुश्किल क्यों है? सब कहते हैं पचता नहीं है खाना, स्पाइसी फूड, बिकॉज फैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स। ऐसे गोल गोल स्फेरिकल ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। ओके, नाउ अब फैट का डाइजेशन हो जाता है, प्रोटीन का हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है? पैनक्रिएटिक जूस की हेल्प से होता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, अब तो पचने को कुछ बचा नहीं, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो होते हैं ऑब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। नाउ मैं एक चीज बताना आप लोगों को भूल गई कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो उसकी इनर लाइनिंग होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे, मिलियंस ऑफ। तो इन प्रोजेक्शंस का फायदा क्या है? इन प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं विलाई कहते हैं, राइट। इन प्रोजेक्शंस का फायदा क्या है? दीज प्रोजेक्शंस जो है इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, अब्जॉर्प्शन का, किसी भी चीज को अब्जॉर्ब करने का, किसी भी चीज का जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में उसके अब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को ये विलाई इंक्रीज करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, मेनली वाटर जो है यहाँ पे अब्जॉर्ब होता है। उसके बाद फूड जो है रेक्टम की तरफ मूव करता है, एंड जो डिफिकेशन होता है यानी कि जो फूड को बाहर निकालना होता है बॉडी से, तो वो कैसे रेगुलेट होता है? एक एनल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिससे फूड की एग्जिट जो है बॉडी से वो रेगुलेट होती है। ऑलराइट, तो ये था सारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का कहानी। ये मैंने बहुत ही समराइज करके बताया है। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपके डाउट्स बेशक क्लियर करूंगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड अगले क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? अगली क्लास में हम लोग बेसिकली रेस्पिरेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन जो है आपका इन प्लांट्स इन एनिमल्स, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। और मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगी पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है तो इसीलिए मैं इसे छोटा ही करके बताऊंगी। आपकी बुक में भी एक छोटा सा टॉपिक जैसा ये दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए कीप वॉचिंग। अंटिल देन, बाय बाय।